हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। केमिस्ट्री वाले सर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे फोकस पे बंसल क्लासेस का मटेरियल है, जिसमें से हम अब हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बंसल क्लासेस का मटेरियल है और इसके बाद फिर आपको पढ़ा दिया जाएगा एलन का मटेरियल भी। तो देखें और सुने बात को एक एक को। तो कंटेंट में हाइड्रोकार्बन्स 2 से 49 नंबर पेज तक हैं, जिसमें आपको एल्केन भी मिलेगा और एल्कीन का डिस्कशन भी होएगा और एल्काइन का डिस्कशन भी होएगा। ओके जी, एल्केन एल्कीन एल्काइन सबका डिस्कशन होएगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे 1 2 3 सेक्शन 1 सेक्शन ए बी, फिर ए बी, फिर एक्सरसाइज है, फिर आंसर की है। तो टोटल 100 के अबाउट पेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में हम अपनी बातें भी बोलते रहेंगे जो ज्यादा जरूरी होंगी। तो पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन्स वो हुए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। ठीक है जी। इसमें एल्केन भी, एल्कीन भी, एल्काइन भी है। सबसे पहले एल्केन की बात कर लें, जिनका की एक जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। CnH2n+2 है। एल्केन्स और द पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब क्या हुआ? लेस रिएक्टिव। पैरम एफिनिस मतलब लेस रिएक्टिव, पैरम मतलब लेस हुआ, एफिनिस मतलब रिएक्टिव। और द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड क्यों भाई? सारे के सारे सिंगल और सिग्मा बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे सिंगल और सिग्मा बॉन्ड ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैनी अकर नेचुरली, मिथेन हुआ, मार्श गैस बोलते हो। एंड द चीफ सोर्स ऑफ एल्केन्स इज मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। मेनली वहीं से मिलना होता है इनको, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम है जी, विच अकर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में ढेरों इलाकों में पाए जाते हैं। पैराफिन्स क्यों बोला? क्योंकि लेस रिएक्टिव है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। और हर एक कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट निकल के आपके पास आ रही है, वो sp3 आ रही है। ज्योमेट्री sp3 होएगा। तो विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस ये भाई साहब टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। और बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री का होएगा। 109.28 डिग्री का होएगा। तो एक समरी बना ले आधे मिनट के अंदर। सारे सिंगल और सिग्मा बॉन्ड से लेस रिएक्टिव है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, sp3 हाइब्रिड है, टेट्राहेड्रल, और 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलता है। चलिए अब हम प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन, MOPs। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम एल्डिहाइड कीटोन से इनको तैयार करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में जाकर आप एल्डिहाइड कीटोन से भी एल्केन बनाना सीखते हो। वो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का पार्ट है। तो केमिकल रिएक्टिविटी का पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन का। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलती है आपको, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। The Clemenson reduction is most commonly used to convert acyl benzene to alkyl benzene। असाइल बेंजीन की बात करें, ये असाइल पार्ट है, वैसे इसको फिलहाल हम एसिटाइल बोल रहे हैं। ये दो कार्बन है और यहां बेंजीन पार्ट है, एसिटाइल बेंजीन। ठीक हो क्या बात? बट इट ऑल्सो वर्क्स विद अदर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स दैट आर नॉट सेंसिटिव टू एसिड। होता है एक्चुअली में पता है क्या है, ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स है ना, ये एसिड्स को लेकर उनमें से पर्टिकुलरली, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, हाईली सेंसिटिव है। क्योंकि अगर एल्डिहाइड्स को, लोअर एल्डिहाइड मेनली, एसिड्स का टच लग जाए तो ये पॉलीमर्स बनाने लगते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जो नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स एसिड है, द कार्बोनिल कंपाउंड इज हीटेड
विद एन एक्सेस ऑफ अमलगमेटेड जिंक। ये पीएमटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताएं कि क्लेमेंशन रिडक्शन में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट या रिएजेंट लेते हैं। तो जिंक ट्रीटेड विद मरकरी है जिंक अमलगमेटेड, जिसको हम बोलते हैं अमलगम, जिंक अमलगम। और सोडियम अमलगम भी इसमें रिकमेंडेड है विद कॉन्संट्रेटेड HCl, विद कॉन्संट्रेटेड HCl, जिंक ट्रीटेड विद मरकरी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एक्चुअल रिडक्शन अकर्स बाय अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलती है जिंक की सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। लेकिन बड़ा सिंपल ट्रिकी मेथड इसमें आप लगा सकते हो, लेकिन बड़ा सिंपल ट्रिकी मेथड लगा सकते हो। सी डबल बॉन्ड ओ को आपने CH2 में कन्वर्ट कर देना है, सी डबल बॉन्ड ओ को आपने CH2 में कन्वर्ट कर देना है, सी डबल बॉन्ड को आपने CH2 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां आपने क्या उठाया जी, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बन गया CH2। बस ये ट्रिक आप खेलते चले जाए, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो, व्हाट इज अ मैकेनिज्म, तो बड़ा आसान सा काम है। मैं कई बार बोलता हूं कि अगर आप इस एसिटाइल, इस एसिटो बेंजीन पर, एसिटाइल बेंजीन पर, क्लियर है, जिसको एसिटोफिनोन भी आप बोलते हैं कॉमन नेम में, अगर प्रोटॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि आपके पास HCl देगा, अब सोचो ना, इस H+ को सबसे बढ़िया जगह अटैक करने के लिए कौन सी दिखेगी। तो आप कहेंगे जी ना तो फिनाइल पे जा रहा है, ना मिथाइल पे जा रहा है, ना सी पे जा रहा है, लेकिन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मुझे दिख रहा है, तो वहां जाएगा। तो आपको रटने की नीड नहीं, समझने की नीड है। बस आपको समझना क्या है कि जो आपके पास क्लेमेंशन रिडक्शन है वहां जिंक अमलगम और कॉन्संट्रेटेड HCl लेके चल रहे हो, जिंक अमलगम कॉन्संट्रेटेड HCl लेके चल रहे हो। तो इस फिनाइल COCH3 पर इस प्रोटॉन का अटैक हुआ, तो होते ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक होगी बात, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब जिंक अपना कमाल दिखाएगा, क्योंकि इसका जो ई नोट है, जिंक +2 जिंक का जो ई नोट है वो -0.76 वोल्ट है। और अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP माइनस में इतना कम हो तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो जिंक जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 बना। इतनी बात समझ में आती है। अब हुआ क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो अब सोचो, रिएक्शन के अंदर C+ बना हुआ है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक कार्ब एनायन बना लेगा। और जैसे ही ये कार्बन बना तो एसिड से प्रोटॉन की डिलीवरी होती जाएगी, एसिड से प्रोटॉन की डिलीवरी हो जाएगी। तो फिनाइल C मिथाइल H, अभी प्रोटॉन का कमाल है, तभी तो बोलते हैं क्या, जिंक Hg कॉन्संट्रेटेड HCl। जो कॉन्संट्रेटेड HCl है ना भाई, इसी का कमाल है सारा के सारा। तो फिनाइल हुआ, H हुआ, मिथाइल हुआ, इस OH पर फिर प्रोटॉन का अटैक। तो यहां से रिमूवल ऑफ वाटर होने से ये एक कार्बोकेटाइन बना हुआ है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है। और अब देख ले, शुरू से ही कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। फिनाइल C+OH मिथाइल, यहाँ फिनाइल CH और मिथाइल, बस वहां फर्क था, OH लगा था, यहां C पर H लगा हुआ है। अगर आप इस बात को क्लियरली समझ गए तो हम अगले पेज पे चलते हैं जी, बात को समझने के लिए। मेरे साथ टिकना और बात को समझना। अब क्या हुआ, ये जो फिनाइल है C पर प्लस आ रखा है, फिर जिंक ने अपना कमाल दिखाया। जिंक के बारे में आपको बोल चुका हूं, जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, फिर एनायन, फिर HCl ने प्रोटॉन की सप्लाई कर दी है। तो सारा कमाल जिंक HCl, जिंक HCl, जिंक HCl करते जा रहे। पहली सीक्वेंस में क्या हुआ, पहली सीक्वेंस में क्या हुआ, पहली सीक्वेंस में क्या हुआ, जो आपके पास एक कीटोन था उसके ऊपर एसिड का अटैक, एसिड के अटैक के बाद जिंक से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, फिर रिमूवल ऑफ, यहां जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहां जैसे H लेकर आओगे, अगेन HCl कमाल दिखाएगा, फिर रिमूवल ऑफ वाटर होएगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पे जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और एंड में फिर HCl अटैक कर देगा। ये सीक्वेंस अगर आप ओबे करते हैं, अटैक ऑफ HCl,
देन जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन एन बना, फिर प्रोटॉन मिल गए उसको, ठीक है जी। और फिर पानी निकला प्रोटॉन के अटैक से, एंड देन आफ्टर फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और कार्बोकेटायन फिर कार्बन एन में बदलकर HCl से प्रोटॉन लेकर एक फिनाइल CH2 मिथाइल बना गया, जिसको मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि आपको उसमें चलना कैसे है। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि उसमें चलना कैसे है, कि C डबल बॉन्ड O कैसे CH2 में। और सारा कमाल यहां कौन करता है, सारा के सारा कमाल यहां कौन करता है, या सारा का सारा कमाल आपके पास कर रहा होता है, सारी की सारी जो कारगुजारी है, सारी की सारी जो चालाकी है, वो एसिड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अगर आप इस बात को एग्जैक्टली समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर देख लेते हैं भाई क्या हुआ है। ये मेरे पास एक फिनाइल पार्ट है जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, COCH3 है, इस पे प्रोटॉन का अटैक हुआ, फिनाइल ये यहां OH प्लस आ गया, इसको जिंक के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ये फिनाइल COH एनायन बन गया, इसको HCl का प्रोटॉन मिल गया, अगेन HCl का अटैक होकर ऑक्सोनियम बन गया, फिर पानी निकला, फिर एटायन बन गया, फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये वापस कार्ब एनायन बना, एंड देन आफ्टर HCl के प्रोटॉन से ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो। ये सीक्वेंस आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर प्रोसेस में हो क्या रहा है। सारा कमाल प्रोटॉन से अटैक होकर जिंक से इलेक्ट्रॉन मिलना, प्रोटॉन का अटैक होना, क्लियर, अगेन प्रोटॉन का अटैक होना, पानी का निकलना, जिंक के इलेक्ट्रॉन यूज होना, फिर प्रोटॉन का, 3 बार प्रोटॉन ने अटैक किया है। अगर आप हाईलाइटेड पोर्शन में जाना चाहते हो, प्रोटॉन का अटैक, प्रोटॉन का अटैक, प्रोटॉन का, 2 बार ये HH देगा, 1 बार पानी निकलवाएगा, और 2 बार कार्ब एनायन बनेंगे, वो प्रोटॉन वहीं यूज हो, जी 2 बार जिंक यूज हो रहा है। इतनी बात अगर आपके दिमाग में सेट हुई तो अब हम उसी एल्डिहाइड कीटोन के एक मेथड पे जा रहे हैं जिसको बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। कंपाउंड्स दैट कांट सर्वाइव ट्रीटमेंट विद हॉट एसिड कैन बी डीऑक्सीजनेटेड यूजिंग द वोल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो, वो कंपाउंड्स जो हॉट एसिड के साथ अपना सर्वाइवल नहीं रख पाएंगे, तो फिर वहां हमें क्या करना चाहिए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज करना चाहिए। और वोल्फ किश्नर रिडक्शन कहीं ना कहीं आपको समझना है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन आपको कहीं ना कहीं समझना है कि एल्डिहाइड कीटोन्स की एक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स की एक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स की एक रिएक्शन है जिसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन्स की एक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन्स की एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कराते हैं। अगर आप 12वीं पास है या 12वीं अपीयर्ड है तो आपको ये बड़ा बढ़िया समझ में आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अगर आप 11th क्लास में हैं तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा एक तरीके के साथ, NH2 ये O, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, तो यहां हाइड्रेट जोन बन गया, वही हमारा एसिटोफिनोन हो सकता है, फिनाइल प्रोपेनोन हो सकता है। कुल मिलाकर एल्डिहाइड्स एसिड्स को लेकर थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो वहां हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उनको ना। तो हुआ क्या जी, यहां जैसे ही हाइड्रोजन बना बेस, ये एक सोलवेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल, और हीट के इफेक्ट से बस सिंपली वही CO एक CH2 में कन्वर्ट हो गया। इसकी सिंपल ट्रिक है, और स्टेबल नाइट्रोजन बाहर आ गई, और यील्ड एंड प्रोपाइल बेंजीन की 82% है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी खासी यील्ड मानी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी खासी यील्ड मानी जाती है, कौन सी, 82% 85% इतना मिलना। तो जैसे हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, श्योर है कि आप अगर ढंग से किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो मैकेनिज्म की तरफ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पहले क्या हुआ, ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन है इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के बाद सीधा सीधा आप यहां पहुंच गए हो, जो कि एक हाइड्रेजोन है, जो कि एक हाइड्रेजोन है। अब क्या करें? अब आपको, अगर आप 11वीं में, तो सिंपल ट्रिक की इस डबल बॉन्ड O का H2 के साथ रिमूवल कर कर आप हाइड्रेजोन बना लें। वो मैकेनिज्म हम नहीं सिखा रहे, बस हाइड्रेजोन से काम शुरू करें, आप हाइड्रेजोन से काम शुरू करें। तो हाइड्रेजोन को जो बेस दिया आपने ना, ये वाला बेस, ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर करवाएगा। और कहां से करवाएगा? साफ सी बात है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, और ये प्रोटॉन यहां से रिमूवल के बाद नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कुल मिलाकर एक बेस ने एसिड उड़ा लिया, बेस ने प्रोटॉन उड़ा लिया एज एसिड। ठीक है जी। अब आप सोचें, जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो जैसे मूव करेगा ये नेगेटिव साइन इस कार्बन पे आ जाएगा, लाइक रेजोनेंस हो गया, नेगेटिव सिंगल डबल। ओके, फिर बेस ने एक प्रोटॉन उड़ाया, जैसे ही बेस ने एक प्रोटॉन और उड़ाया, वैसे यहां पानी का जुड़ना है और OH का निकलना है, कर्जा था ना आपके सिर पे, ये आपने क्रेडिट लिया हुआ है, ये वापिस आपका डेबिट हो गया है। ठीक है जी। फिर बेस आया, फिर पानी निकला, फिर यहाँ H पे N पे माइनस आया, फिर वो रेजोनेंस करा और कार्बन पे नेगेटिव, तो कुल मिलाकर पूरा सीन ये बना कि जो आपका CO था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया। जितना स्ट्रोंग बेस होएगा, उतना स्ट्रोंग बेस होएगा, उतना स्ट्रोंग बेस, उतना परसेंटेज यील्ड ऑफ द एल्केन बढ़ जाएगी, उतना परसेंटेज यील्ड ऑफ द एल्केन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको देखो, साइक्लोहेक्सेनोन लिया उन्होंने, वैसे तो ट्रिक सिंपल थी, सीधा आप इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर दें और यहां 80% के आसपास की यील्ड आ गई है। और जब ये हाइड्रेजीन रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रेजोन बन रहा है, और हाइड्रेजोन जो बना इन द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल बेस, DMSO यहां सोलवेंट ले लिया, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक सोलवेंट है, और टर्शरी बुटॉक्साइड एक पावरफुल बेस है। और बेस का होना वोल्फ किश्नर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी भी है। तो साइक्लोहेक्सेन बन गया 80% यील्ड के साथ, 80% यील्ड के साथ। ठीक होगी बात? लो जी, फ्रॉम एल्कीन अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बातें चलेंगी, अगर आपको सारी बात समझ में आ गई तो। अगर आपको सारी बात क्लियर हो गई है तो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग ना। अब तो हुआ क्या जी, अब हमें एल्कीन से प्रिपरेशन मेथड्स पे जाना है कि एल्कीन से कैसे बनेंगे। तो फ्रॉम एल्कीन्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक मतलब कोई कैटलिस्ट तो यूज करना पड़ेगा, पीटीपीटी निकल टाइप से, और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीनेशन कहे तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, हाइड्रेशन कहे तो एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन टेक्स प्लेस इन दिस मैनर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ पीटीपीडी और प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ये 28 नंबर पे आते हैं, भाई साहब 46 नंबर पे आते हैं, और प्लेटिनम भाई साहब 78 नंबर पे आते हैं। इनको स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है, स्टोरेज मीडिया ऑफ द हाइड्रोजन। तो हुआ क्या, इथीन पर हाइड्रोजन के एडिशन से निकल की प्रेजेंस में इथीन बन गया। चेक करते हैं इसके बाद क्या घटना घटी। ये लो जी, ये आपके पास एक सिस एल्कीन है, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये डी हुआ, ये डी हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन होना है, निकल की प्रेजेंस में हीट दे रखा है और इसको बोलते हैं सिस एडिशन। अब एक बात जो मैंने आपको बतानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब भी किसी सिस पे सिस अटैक हो या सिन अटैक हो, सेम साइड अटैक बोलते हैं इसको, सेम साइड अटैक हो, ठीक है जी। तो सिस पे सिस अटैक होने से, सिस पर सिस अटैक होने से जो सामने कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं मीजो। सिस पे सिस अटैक होने से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं मीजो। यहां आपके पास आर आर हुआ, यहां डी डी हुआ,
निकल की प्रेजेंस में सिस एडिशन हुआ, ठीक है जी, और दोनों के दोनों H सेम साइड पे जुड़ रखे हैं, तो उसको बोलते हैं मीजो। और अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के थ्रू मीजो की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के थ्रू मीजो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मीजो एक कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीन ये कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो आप देखिए ये ट्रांस है, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, निकल की प्रेजेंस में हुआ, टेम्परेचर रखा, एडिशन सीसी है, तो जो सामने कंपाउंड बनता है वो बनता है रेसमिक मिक्सचर। तभी हमें एक सिंपल सा रूल बना लेना है, एक सिंपल सा ट्रिक बना लेना है कि जब भी कभी आप सिन एडिशन करवा रहे हो, जब भी कभी आप सिन एडिशन करवा रहे हो और सिस पे सिन एडिशन और ट्रांस पे सिन एडिशन, इसको अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लें, सिस पर सिन एडिशन तो सामने मीजो बनता है और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ट्रांस पे सिन अटैक होगा तो जो बनेगा वो आपके पास कहीं ना कहीं रेसमिक मिक्सचर है, और जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस मीजो एक कंपाउंड के फॉर्म में ऑप्टिकली इनएक्टिव है और रेसमिक एक कंपाउंड के फॉर्म में ना होकर मिक्सचर के फॉर्म में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो अब वो हमारे पास है कि हम हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स करवाएं, तो भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ते हैं ना, तो वहां एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बाय हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ द एल्कीन, यहां आपके पास प्रोपीन है, यहाँ B2H6 है, ये एसिटिक एसिड है, और सीधा सीधा एल्केन बना देना है। और उसको मैं आपको प्रॉपरली मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिए। ये आपके पास एक प्रोपीन हुई, ठीक हो गया, ये BH3 जिसको आप बोलते हो बोरोन हाइड्राइड। मेन बात आपको जो समझनी है ना बच्चे, वो समझनी है कि बोरोन हाइड्राइड में बोरोन पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव है। तो अगर मैं मार्कोवनिकोव एडिशन करवाता हूं, अगर मैं मार्कोवनिकोव एडिशन करवाता हूं, तो होएगा क्या, ये जो बी पार्शियल पॉजिटिव है, ये हमारे CH2 पे अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलोगे इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ तो यहां आपके पास बी आया, और उसके जस्ट एडजेसेंट में H माइनस का अटैक हुआ, तो हुआ क्या जी, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। अब वही सेम फंडामेंटल, ये मेरे पास एक एन प्रोपाइल, ये बोरेन हो गया, इसी का फिर प्रोपीन पे अटैक हुआ, और जैसे ही प्रोपीन पे कॉन्टिन्यूसली 2 बार अटैक होएगा, अब की बार क्या होना है, वही भी फिर जाके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, उसका अर्जन H यहां आ जाएगा, फिर ये 2 बार अटैक कॉन्टिन्यूसली होकर, 2 टाइम्स ये अटैक कॉन्टिन्यूसली होकर आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनेगा ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। अब एक बात जो आपको समझनी है ना, वो ये है कि बोरोन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खतरनाक डिफरेंस नहीं है। तो आपने क्या किया, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसको सिंपली एक हाइड्रोजन डोनेट किया, क्योंकि बी पे तो पॉजिटिव है, और इथाइल कंपेरेटिवली माइनस के चार्ज के साथ जिएगा, तो प्रोपाइल इथाइल जो भी एल्काइल ग्रुप आप बोल रहे हो, तो उस पे प्रोटोन आने से आपके पास एल्केन बन जाना है। अब एक सिंपल सी बात कही उसने, लॉन्ग चेन एल्केन्स में भी पॉसिबल बाय द कपलिंग ऑफ एल्काइल बोरेन। देखो एल्काइल बोरेन तो बन गया था, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली जो जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं उसमें मिलते हैं, और कुछ बुक्स भी इस पर क्वेश्चन लिखती हैं। तो हुआ क्या, अगर मैं AgNO3 NaOH
AgNO3NaOH बेसिक सिल्वर नाइट्रेट यूज कर लूं, इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर, तो मेरे पास वो जो ट्राई एल्काइल बोरेन था ना, उसका आरआर मुझे आंसर दे देगा। एल्काइल एल्काइल एक दूसरे से कंबाइन होकर मुझे लॉन्ग चेन एल्केन, जैसे वहां प्रोपाइल था, तो प्रोपाइल प्रोपाइल दोनों कंबाइन होकर जैसे वर्ड्स रिएक्शन में होता है ना, जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन में होता है, वैसे ही आरआर मिल जाना है। तो लॉन्ग चेन एल्केन में भी पॉसिबल बाय द कपलिंग ऑफ एल्काइल बोरेन। अगर AgNO3NaOH यूज करें पानी और H2O और H प्लस, मतलब हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन जो होती है ना, उनकी जगहों पर, एसिडिक वाटर की जगह। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, यहां मेरे पास फर्दर प्रोसीड कर रही है रिएक्शन, एल्काइंस का भी रिडक्शन करना है। कोई पीटीपीडी निकल ले, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। डबल बॉन्ड इसको फाइनली सिंगल बॉन्ड में ले आएगा। इफ निकल इज यूज्ड इट इज कॉल्ड, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, निकल अगर यूज किया जाता है तो उसको सेबेटियर सैंडरसन मेथड बोलते हैं। निकल अगर यूज किया जाता है तो उसको सेबेटियर सैंडरसन मेथड बोलते हैं। ट्रिपल से डबल से सिंगल पे आना, ट्रिपल से डबल पे सिंगल पे आना। पीटीपीडी निकल में से निकल को थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होएगा, निकल को थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होएगा। पीटीपीडी निकल है, हाइड्रोजन है, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ चाहिए। तो एल्काइन चेंज टू एल्कीन चेंज टू एल्कीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रोम, इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेना बच्चे कि निकल अगर यूज किया जाए तो रिएक्शन को सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। चलो अब हम एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। okay? एक रिडक्शन करवाएंगे, एक वर्ड्स रिएक्शन करवाएंगे, एक रिडक्शन एक वर्ड्स रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस किया जाए, जब एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करें, जिंक कॉपर कपल लेकर प्लस ROH पहला रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इथेनॉल, क्लियर है, सोडियम इथेनॉल, सोडियम अमलगम प्लस वाटर ले लें, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें एल्केन्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना एक प्रिकॉशन लगानी होगी आप लोगों को। जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो बिना किसी टेंशन के एल्केन्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप टर्शरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लेकर चलोगे तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर होएगा, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर होएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम भी करता है। सामने से टर्शरी, सामने से टर्शरी एल्काइल हैलाइड है आपके पास, और टर्शरी एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो टूटने को तैयार है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटने को तैयार है, बॉन्ड फिशन को तैयार है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, और ऊपर से आपका जो हेलोजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें रिपल्शन की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो होएगा क्या, जब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो एक बेस का भी काम कर रहा है तो वो इस टर्शरी के साथ एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटीज देगा। तो यहां RX है, रिडक्शन हुआ, जिंक कॉपर हुआ, एल्कोहल हुआ, RH बना, HX बना, और प्रिकॉशन मैंने बता दिया आपको। अब बच्चे कहेंगे सर टर्शरी को अगर मुझे एल्केन में ही बदलना हो, टर्शरी को अगर मुझे एल्केन में ही बदलना हो तो मैं क्या करूं? तो थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रख दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। टर्शरी को अगर आप एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रख दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। बस सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक दिक्कत है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक दिक्कत है कि वो इतना माइल्ड है कि वो प्राइमरी के साथ रिएक्शन ही नहीं देता, प्राइमरी के साथ रिएक्शन ही नहीं देता। बाकी सेकेंडरी टर्शरी तो मैंने बताई दिया आपको कि सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड किस्म का है, माइल्ड होएगा तो पक्का रिडक्शन करवाकर उसको कन्वर्ट कर देगा
किसके अंदर? एल्केन के अंदर। हाँ, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों को एल्केन में बदलने का मन कर रहा हो तो एक काम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड ले लें। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड ले लें जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ज रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन है जो कि एल्केन बनाएगी और इसका सिंपल ट्रिक होता है कि आपको RX लेना है, 2RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और आपका फाइनल आंसर RR आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करें विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें हायर एल्केन्स मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दो टाइप से मानी गई है, या तो आयनिक कहा गया है या उसको फ्री रेडिकल कहा गया है, आयोनिक या फ्री रेडिकल। तो हुआ क्या जी, RX to NaRX। तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक RR आंसर दे दें, होगी बात। मिथाइल क्लोराइड इथेन आ गया। अब सोचो आप कि सोडियम एक स्ट्रोंग बेस भी है, तो टर्शरी के साथ आपको एक दिक्कत आएगी कि टर्शरी सोडियम के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टर्शरी एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हुए एल्कीन बना देगा। टर्शरी एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हुए एल्कीन बना देगा। ठीक है जी, तो हमें थोड़ा सा टर्शरी वर्ज रिएक्शन में अवॉइड करने हैं। मैकेनिज्म की बात कर लें, टू मैकेनिज्म्स हैज बीन सजेस्टेड फॉर द वर्ज रिएक्शन, WURTZ वर्ज रिएक्शन। आयोनिक मैकेनिज्म, अब देखिए आप, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसमें ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और सोडियम के बारे में फेमस है कि ये एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। और थोड़ी देर पहले हमने रिड्यूसिंग एजेंट जिंक का बिहेवियर क्लेमेंशियन रिडक्शन में देखा ही था। उसके अंदर हमने देखा था क्या, कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, भाई सोडियम भी ये काम करेगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इथाइल ने एक्सेप्ट कर लिए। Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव था, Br माइनस बन गया और सोडियम के साथ NaBr के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जो दूसरा सोडियम है वो इसके साथ बनाएगा इथाइल सोडियम। बड़ा सिंपल सी बात है, इथाइल ब्रोमाइड है जी, है। ब्रोमीन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, बिल्कुल है जी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी किसके पास है, इथाइल के पास है। जब इथाइल के पास कार्बन, जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए तो ब्रोमीन के साथ, तो वहां इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो वो एक कार्ब एनायन में बदलेगा। उसी के साथ सोडियम ने सोडियम सोडियम और ये जो आपका एल्काइल कार्ब एनायन है वो बना दिया है, सोडियम एल्काइल। और सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द इथाइल ब्रोमाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द इथाइल ब्रोमाइड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, ब्यूटेन। तो सिंपल सी बात हुई, अगर आप एग्जैक्टली बात को पकड़े। जी ठीक है जी, सोडियम ने अपना असर दिखाना ही दिखाना है कि एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये माइनस ये प्लस, थोड़ा सा गलत, ये माइनस ये प्लस, ये वाला जो इथाइल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना गया इथाइल कार्बन है, सोडियम के साथ सोडियम इथाइल नेगेटिव बनाए बैठा है। अब सेकंड मॉलिक्यूल अपना असर दिखाएगा, ये इथाइल क्लोराइड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों मिलकर आपको प्लेन दे दे। इतनी सी कहानी और करना ही नहीं आप लोगों ने। ये इसकी मैकेनिज्म हुई
जो कि हम मान के चल रहे आयोनिक मैकेनिज्म है। इससे कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो है कि आप इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसके डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। देखो जी, बड़ा सिंपल फंडामेंटल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या हुई? वही इथाइल ब्रोमाइड हुआ, वही सोडियम हुआ, वही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, लेकिन अब जो दो इथाइल थे, सोडियम के डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वो इथाइल फ्री रेडिकल बना गए। इथाइल फ्री रेडिकल, दो इथाइल फ्री रेडिकल आपके पास बन जाने हैं, दो सोडियम आपके पास बन जाने हैं, दोनों सोडियम Br को लेकर निकल लिए। अब जो तुम्हारे पास इथाइल इटायन बना था वो इथाइल फ्री रेडिकल बस कंबाइन। और मेन आंसर इसका, मेजर प्रोडक्ट इसका डाइमेरिजेशन से डिसाइड होएगा। एक छोटी सी बात जो मेरे को ऐड करनी थी इसके अंदर, वो क्या है? वो ये है कि वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हमें डिसप्रपोर्शनेशन, साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो यही दोनों कमाल दिखाते हुए एक H डोनेट होएगा, एक H एक्सेप्ट होएगा। डोनेट करने से एल्कीन बनेगी, एक्सेप्ट करने से एल्केन बनेगा। डोनेट करने से एल्कीन बनेगी, एक्सेप्ट करने से एल्केन बनेगा। तो डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट भी यहां, डिसप्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट भी यहां बनते हैं। अब इसी एल्काइल हैलाइड से एक रिएक्शन आती है आपके पास। एक जो प्रॉब्लम बता दूं मैं, अगर आप यहां हैं और नोट्स लगातार बनाना चाहते हैं, तो एक प्रॉब्लम तो है वर्ड्स रिएक्शन की, लिमिटेशंस ऑफ द वर्ड्स रिएक्शन, लिमिटेशंस ऑफ द वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशन नंबर 1 क्या है? हम मीथेन नहीं बना सकते भाई। एटलीस्ट एक कार्बन का हैलाइड तो लोगे ना, और मिनिमम 2 मोल तो लेके चलने ही पड़ते हैं। दूसरी बात, ओड नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन, ओड नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्केन्स। ऐसे एल्केन नहीं बना जा सकते जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन्स हो। ऐसे एल्केन्स नहीं बना, और बनाए भी जा सके, अगर बन भी गए, अगर बन भी गए, तो फिर आप ऐसे चक्कर में फंस जाओगे कि प्यूरिफिकेशन आसान नहीं होएगा। जैसे कि आपके पास इसने मिलकर ब्यूटेन बनाया, इसने और इसने मिलकर प्रोपेन बनाया, इसने इथेन बनाया। ये ब्यूटेन हुआ, ये प्रोपेन हुआ, ये इथेन हुआ। और ये अगर आप देखें ना, तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, तो इनका सेपरेशन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ओड नंबर ऑफ कार्बन्स वाले एल्केन वर्स रिएक्शन से बनाए जाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इतने मुश्किल कि अगर आप बनाने की कोशिश भी करते हो तो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेकर, तो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेकर अगर ये सब करने की कोशिश आप करते भी हो, बनाने की कोशिश आप करते भी हो, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेगा। और अगर मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा, अगर मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेगा, तो उनका सेपरेशन मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज बेस्ट फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इन द एल्केन्स। ये बेस्ट है इवन नंबर ऑफ कार्बन्स प्रोड्यूस करने के लिए एल्केन्स के अंदर। इट इज बेस्ट फॉर द नंबर ऑफ कार्बन्स शुड बी इवन। तो जैसे मैंने इथाइल क्लोराइड ले लिया, उसके 2 मोल ले लिए, ब्यूटेन मेरे पास इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसी में अगर मैं ऐड करना चाहूं तीसरी बात, टर्शरी से मैंने पहले बता ही दिया आपको कि टर्शरी आरएक्स लेके चलोगे तो आपको एल्केन की जगह पर एल्कीन बनेगा, क्योंकि सोडियम एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में बेस भी है, गुड बेस एज वेल एज गुड
रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग ने जो अपना काम करना है वो तो करना ही है, लेकिन टर्शरी का जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो टूटने को तैयार है। और जब कभी भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटने को तैयार हो तो फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, वो भी एक अच्छे बेस की प्रेजेंस में। जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ टर्शरी ने हरकत की कि आपको एल्कीन बनाकर दे दिया, आपको एल्कीन बनाकर दे दिया। लो जी, तो ये लिमिटेशन हुई। अगर इसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हो तो होता क्या है, मान लो आपको यहां उसने बी आर लिखकर, सी एल लिखकर, यहां फिर बी आर लिखकर, यहां सी एल लिखकर, सोडियम और ड्राइथर लिखकर दे दिया और पूछा जी प्रोडक्ट बताएं। तो आप स्मार्ट है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आर आई सबसे फास्ट क्योंकि साइज बड़ा है, लिविंग ग्रुप गुड है, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल और फाइनली आरएफ है। तो फास्टेस्ट रिएक्ट कौन करेगा, आर आई, फिर आरबीआर। तो सोचो अगर आपको वन वन इक्विवेलेंट दोनों के मिल रहे हैं तो आप प्राइमरली इन बीआर को उड़ाना ठीक समझोगे। तो जो आपका आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओनली आएगा, ये ओनली आएगा, नहीं नहीं, ये आएगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं आपको एक तरफ सीएल एक तरफ बीआर लिखकर इसका सिर्फ वन इक्विवेलेंट ही पकड़ा दूं तो होएगा क्या, ये एक ही इक्विवेलेंट है तो दोनों के दोनों हटेंगे और अच्छी खासी यील्ड में, और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो आपके पास ये बाइसाइक्लो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट और अच्छी यील्ड में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहां 14 लिख के दे दूं, आपको मैंने बताया कि जो मेन कंसिडरेबल मैकेनिज्म है, जो मेन कंसिडरेबल मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल। तो होएगा क्या, यहां सोडियम ट्राई ईथर के साथ इसने ये वाला फ्री रेडिकल तो बनाना है जिसमें 14 जहां लगा है वहां फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करने में कैपेबल है क्योंकि डॉट सिंगल डबल के साथ कॉन्जुगेशन में। तो जो बात मुझे आपको बतानी है वो क्या, इसकी डबलिंग करवा दो। इसको मान लो ए बोल दिया आपने, तो बी बोल दिया आपने, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ए को ए के साथ जोड़कर दिखा दो आंसर, बी को बी के साथ जोड़ के दिखा दो आंसर, और ए को बी के साथ आंसर जोड़ के बता दो। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और ए को बी के साथ, ए को ए को बी को बी। तो इससे आपके तीन प्रोडक्ट तो फिक्स है जिसमें मैंने डिसप्रपोर्शनेशन कंसीडर नहीं किया है। और डिसप्रपोर्शनेशन से यहां जो मुझे चांस लग रहे हैं, जो मुझे चांस लग रहे हैं, तो एक एच लूजर बनेगा, एक गेनर बनेगा। तो एक तो प्रोपेन बन जाएगा, एक ओलीन बोलते हैं जिसको हम लोग, एलीन एलीन बोलते रहते हैं लोग बाग इसको, ये लो जी एलीन बन जाएगा। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो मुझे अब आगे बढ़ना है। इसमें एक आपसे मेथड चल रहा था कोरे हाउस, कोरे हाउस, ठीक है जी। तो कोरे हाउस के बारे में बात कर लें। लो जी कोरे हाउस के बारे में बात करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। वर्ड्स रिएक्शन पे बहुत अच्छा मैंने आपको लॉजिक बता दिए। आयनिक मैकेनिज्म है, इसके अलावा फ्री रेडिकल है, मेनली फ्री रेडिकल को कंसीडर किया जाता है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उससे डाइमराइजेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन को समझाया जा सकता है। ये सारी बातें उसके थ्रू ही समझाई जा सकती है। तो कोरेहाउस सिंथेसिस की बात कर लें तो जी ये आर एक्स हुआ जी, लिथियम ईथर हुआ, ये आपके पास आर एल आई जिसको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ओएमसी बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ओएमसी बोलते हैं। और सीयूएक्स के साथ इसने डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट। लेकिन एक खास बात जो आप समझें, डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट जो बना, ये जो डाइएल्काइल
लिथियम क्यूपरेट जो बना उसमें जो तुम्हारा आर है, जो एल्काइल है, वो एक एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जो ड्रॉबैक आपका वर्ड्स में था ना, वो ड्रॉबैक अब दूर हो जाएगा। तो ये डाइल्काइल लिथियम क्यूपरेट, बिल्कुल ठीक है जी, लिथियम डाइल्काइल क्यूपरेट, ये आर एक्स शुड बी 1 डिग्री, क्योंकि पंगा और होने वाला है, क्योंकि आर नेगेटिव की ताकत पे, पावर ऑफ कॉमन मैन, आर नेगेटिव की ताकत पे आप शक नहीं कर सकते हो। ये एक खतरनाक बेस है। तो यहाँ प्राइमरी रिकमेंड करना आप ना, जनरली प्राइमरी, टर्शरी होएगा तो एलिमिनेशन के चांस बन जाएंगे। तो अब आपके पास जो ड्रॉबैक ऑफ वर्ड्स था, वो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। यहाँ का आर माइनस, यहाँ का आर प्लस, आर आर आपको आंसर दे देगा। आर एक्स पर लिथियम से आर एल आई बना, ऊपर से आर टू सी यू एल आई बना, जिसको डाइल का लिथियम क्यूपरेट बोल रहे हो आप लोग, है जी। और इस पूरे फंडामेंटल में काम कैसे किया, लिथियम एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने सोडियम की तरह अपनी हरकतें दिखाई हैं। फिर आर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को खाकर आर नेगेटिव बनाया, लिथियम एक्स को भगाकर ले गया, ये लिथियम है जी। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा बच्चों को ना अटेंशन मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है जी। यहाँ आर नेगेटिव और लिथियम, आर नेगेटिव और लिथियम प्लस है, आर नेगेटिव और लिथियम प्लस से आर टू सी यू एल आई बन गया, और इसी को डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट बोल दिया। दिस मेथड इज बेटर देन वर्ड्स and can be used for preparing unsymmetrical as well as symmetrical alkanes having an odd number of carbon, जो उसका ड्रॉबैक था। मिथेन तो इससे भी नहीं बन सकती है, बट मिथेन वर्ड से भी नहीं बन सकती है। ओके, तो एक है आपके पास फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये तो आपके पास कौन थी, ये आपके पास कौन थी, इस रिएक्शन को आपने भी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो रिएक्शन कोरेहाउस सिंथेसिस था। कोरेहाउस सिंथेसिस एक अच्छा मेथड है। तो पहली रिएक्शन आपके पास वर्ड्स हुई, फिर आपके पास कोरेहाउस हुई। कोरेहाउस में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, कि ये जो R2LiCu है ना, R2CuLi या R2LiCu, इसको हम लोग GILMAN गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं। गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं, जो कि एक ऑर्गेनोमेटलिक, वो ग्रिग्नार्ड के टक्कर का आपके पास एक OMC है। चेक करें, एक छोटा सा मैंने टारगेट रखा हुआ यहाँ, कि गिलमन्स रिएजेंट को हम यूज क्या कर रहे हैं। तो गिलमन्स रिएजेंट आपके पास पीछे बनाना सीख तो लिया आपने, कि आर एक्स पर लिथियम की रिएक्शन करवा दें, और जो बन गया उस पर कॉपर की रिएक्शन करवा दें। तो आपके पास R2LiCu गिलमन्स रिएजेंट बन गया। अब जो गिलमन्स रिएजेंट है, आर नेगेटिव है। बड़ी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, कि हुआ क्या, गिलमन्स रिएजेंट ऑर्गेनोक्यूपरेट कंट्रास्ट विद ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट इन टू डिफरेंट वेज। देखो, यहाँ R2CuLi है, यहाँ RMgBr है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, दोनों का सबस्ट्रेट सेम है, लेकिन सबस्ट्रेट को देखकर आपको थोड़ा सा एक बात समझ में आ रही है क्या, रेजोनेंस। जब इसमें रेजोनेंस होएगा तो ओपे नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां आ जाना है, यूजर पे प्लस आ जाना है, माइनस आ जाना है। तो ये जो आर नेगेटिव है, सीधा सीधा इसको प्यासी आत्मा कहां मिलेगी, सी प्लस पे। अब इसको देख लें आप, ग्रिग्नार्ड को, ग्रिग्नार्ड जब किसी कीटोन पे अटैक कर रहा है, ग्रिग्नार्ड एड्स टू द कार्बोनिल कार्बन। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई आपको बेटर कार्ब एनायन बना के दे रहा है, तो आपको सी माइनस यानी कार्बन माइनस यानी कार्ब एनायन का किसी कार्ब पॉजिटिव पे अटैक सबसे सुटेबल अटैक है। लेकिन ग्रिग्नार्ड को अगर इस पे अटैक करवा दिया जाए, अगर ग्रिग्नार्ड का इस पे अटैक करवा दिया जाए, ये एल्डिहाइड कीटोन वाला टर्शरी एल्कोहल बनाने को तैयार बैठा हुआ है। अब देखें, गिलमन्स रिएजेंट आर इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स फॉर एसेंट, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है ना इसके अंदर, जैसे कि RCH2 Br है, इस Br को इस R नेगेटिव से आपने डिस्प्लेस कर दिया, ग्रिग्नार्ड लो यील्ड आएगी। तो ग्रिग्नार्ड से बेटर, ग्रिग्नार्ड से बेटर, जी से वो स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है, लेकिन ग्रिग्नार्ड से बेटर गिलमन्स रिएजेंट है, गिलमन्स रिएजेंट है जी। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई, तो पीछे चलते हैं वापस, और हमारा जो फ्रैंकलैंड
डाई एल्काइल जिंक अगेन एक OMC आ गया। फ्रैंकलिन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर दे जिंक के साथ तो वो RR बनाता है, जैसे आपने लाइक वर्ड्स रिएक्शन में किया था, जैसे वर्ड्स रिएक्शन में किया था, बस सोडियम की जगह पर आपने जिंक का यूज किया है, सोडियम की जगह पर आपने यहां जिंक का यूज किया। दिस इज नोन एज अ फ्रैंकलिन रिएक्शन। In this reaction, first Franklin reagent R(ZnR) dialkyl zinc is formed, which then react with alkyl halide to give the higher alkanes। वही सेम जैसे वर्ड्स में हो रहा है। यहाँ आपके पास ब्रोमोमिथेन है, ब्रोमोमिथेन है, जिंक के साथ रिएक्शन हुआ, डाइएल्काइल जिंक बना। डाइएल्काइल जिंक जब अगेन इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहा है तो इथेन बना रहा है। वही सेम हुआ कि एक पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ कार्बोनाइन, और वही जिंक अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। जो जिंक है इट इज द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको देखना हो तो वीडियो को स्टार्ट के 10 मिनट में ले जाना, तो आपको क्लेमेंशन रिडक्शन के साथ आपको क्लेमेंशन रिडक्शन में जिंक काम करता हुआ दिखेगा सेम, क्योंकि उसका ई नोट, उसका SRP नेगेटिव है। तो बातों को थोड़ा ढंग से सीखे जिससे आपको ये चीजें बहुत इफेक्टिवली काम करती नजर आएंगी। तो ये CH3Br हुआ, इसके दो टुकड़े हो गए, CH3 नेगेटिव बना इलेक्ट्रॉन खाने के बाद, उसके बाद वो इथाइल ब्रोमाइड के CH3 प्लस के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। लो जी, हो सकता है आप लेक्चर एंजॉय कर रहे हो। जिंक +2 अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है, सिंसियर से मतलब है जिसकी सीटिंग अच्छी है और बातों को सीखने में जो इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए बड़ा इफेक्टिव है। तो जिंक +2 ये मिथाइल माइनस हुआ, डाइएल्काइल जिंक बन गया, क्योंकि जिंक +2 बना हुआ था और 2 मिथाइल माइनस तैयार हो चुके थे। तो डाइएल्काइल जिंक, और फिर इसका रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो एल्केन्स आपका आंसर बन जाएंगे। लो जी, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनवाते हैं, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की भरमार है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का पेट भर के डिस्कशन है। चेक करें भाई, ग्रिग्नार्ड एल्काइल हैलाइड्स इन ईथर react with magnesium to form alkyl magnesium halide, or Grignard reagent which on treatment with water or dilute acids, मैं तो कई बार ऐसे बोलता हूं कि हाइड्रोजन का अगर प्रेजेंस ट्रिपल बॉन्ड पर, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर है, सल्फर पर है, वीक टू वीक एसिड के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बॉन्डेड, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, कहीं ना कहीं प्रोटॉन निकालकर सामने वाले R- को, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में भी तो R नेगेटिव नेचर का है ना बच्चे, वो जो पहले आपके गिलमंस रीजन में था, इससे पहले जो आपके पास फ्रैंकलिन रीजन में था, उससे पहले जो आप आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ वर्ड सीख रहे थे वहां भी R नेगेटिव हुआ था। तो अभी तो R नेगेटिव पे ही जैसे PhD हो रही हो हमारी, तो RI का Mg से रिएक्शन होकर RMgX बन गया। फिर एसिडिक मीडियम में R नेगेटिव H+, ये हरकत करने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H, HF, HCl, HBr, HI, वाटर एल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, अमोनिया, H2S, मिथाइल थायोल, मिथेन थायोल, ये सब काम करेंगे। तो यहां बन कैसे रहा जी, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Mg+2 बन गया, RI R नेगेटिव। और ये आप पीछे कई बार देख चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो R पर अटैक करके इसको कार्ब एनायन में कन्वर्ट कर गए, और जो कार्ब एनायन आपके पास बना वो Mg के साथ RMG बना गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन दे दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन दे दो, तो वो आपको एल्केन बनाकर दे देगा, वो आपको एल्केन बनाकर दे देगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। क्लियर, प्रिपरेशन बाय
वर्ड्स रिएक्शन, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, उल्मान्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फ्री रेडिकल रिएक्शन, जो पीछे हमने पढ़ा। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स तो हमारे समझ में आई चुकी है। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपसे बात कर ली जाएगी। फिटिक और वर्ड्स फिटिक को मैं थोड़ा और आगे आपको समझा दूंगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड ऐसा लिखा गया है। अब हम रेड पीएचआई से सबका रिडक्शन करना सीखते हैं। आपके पास नहीं कर मैंने आंसर लिखी, इसीलिए प्रोडक्ट रेडिकल की आरसी ओ नहीं आई
बोर्ड पे मिला। हाँ, एज आप हर फ्री रेट से कि फाइल पुट इन कर हर सर एरो पे बस सर से अर्ब अर्ब एच लिख आप आप लिस्ट अर्बन का सर इथान है बनाना चाहते अब आपके दिमाग में कि आपने ना प्रोपेन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं इस एच को हटाएं इस एच को हटाएं ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन ना सेम है हो गया प्राइमरी और सेम है जैसे मान लो मैंने ना मेरे राइट हैंड साइड वाला एच उड़ाया और वहां सी ओ एन ए लगा दी सिमिलरली मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड वाला एच उड़ाकर सी ओ एन ए लगा दिया अब देखो ये उड़ेगा तब भी प्रोपेन ये उड़ेगा तब भी प्रोपेन और एक मिडल वाले को हटाकर भी हमने सी ओ एन ए लगा दिया ये हटेगा तो एच आ जाएगा तो जब आप स्ट्रक्चर को सी
OON ने हटाकर H लगा रहे हैं, COON ने हटाकर H लगा रहे हैं, ये COON ने, तो सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो आपको प्रोपेन देकर जाएंगे। तो सिमिलर वे में आप चाहें तो ये हरकत हर जगह कर सकते हो। मान लो आपको ये ब्यूटेन बनाना है, तो हाउ मेनी कार्बोक्सिलेट्स आर कैपेबल टू गिव द, हाउ मेनी कार्बोक्सिलेट्स आर कैपेबल टू गिव द ब्यूटेन। तो एक यहां, तो ये सेम हो गए, एक एक यहां हो गए, तो कुल मिलाकर दो आपके पास ऐसे कार्बोक्सिलेट होंगे जो आपको ब्यूटेन देंगे। सिमिलर वे में अगर आपको कहा जाए कि मुझे आइसोब्यूटेन बनाना है, तो एक 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 इनके एच हटाकर COON ने लगा दे, और एक इसका एच हटाकर COON ने लगा दे। जैसे डिकार्बोक्सिलेशन होगा एट हाई टेम्परेचर, जिसको आप सोडा लाइम बोलते हैं, CaO प्रिवेंट करता है रिएक्शन को मोइस्ट कंडीशन से, और NaOH इसमें ऑलरेडी वर्किंग है, तो डीकार्बोक्सिलेशन आपका COON का उड़ाना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब COON, डी डी एलिमिनेशन, COON का रिमूवल हुआ है। ये पूरी कहानी इसकी है। ये प्रिपरेशन मेथड्स हुए। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अगर आप साथ में कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आपको देखना होता है कि स्टार्ट के मेंबर्स क्या हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टी, द फर्स्ट 4 एल्केन्स मीथेन टू ब्यूटेन कलरलेस ओडरलेस गैसेस है। द नेक्स्ट 13 पेंटेन से लेकर हेप्टाडिकेन तक, क्लियर ना, कलरलेस ओडरलेस लिक्विड्स। 1 से 4 गैस हुए, उसके बाद 5 से लेकर 14 तक लिक्विड हुए, एंड द रेस्ट ऑफ हायर एल्केन्स हैविंग 18 कार्बन एटम्स और मोर एंड रेस्ट ऑफ हायर एल्केन्स आर कलरलेस सॉलिड। तो उसके बाद वो वैक्सी सॉलिड बचते हैं नॉर्मल वाले टेम्परेचर पे। ये जी एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर, इसमें कोई पोलरिटी तो बड़ी कम है, म्यू अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। नॉन पोलर सोलवेंट बेंजीन ईथर और क्लोरोफॉर्म में घुलते हैं। इनसोल्यूबल इन पोलर पानी वानी में नहीं घुलते हैं, पेट्रोल पानी में नहीं, डीजल पानी में नहीं, कैरोसिन पानी में नहीं घुलता है। सोल्युबिलिटी इनकी घटती जाएगी जैसे जैसे इनका वेट बढ़ेगा। ये जी एमपीबीपी इंक्रीज करेंगे मोलिकुलर मास के साथ, और ब्रांचेस बढ़ने के साथ में डिक्रीज करेंगे क्योंकि फिर रिपल्शन लगने लगते हैं। As far as MP is concerned, the alkane having even carbon atoms have more MP. कि जो MP है is the case of packing, जो melting point है ना, वो packing का केस है। Then odd carbons, since the molecular forces in a crystal depends not only upon the size but also upon how well they fit into crystal, पैकिंग कैसी है वो किसी क्रिस्टल में सेट कैसे हुए हैं। तो भाई एक बड़ी बढ़िया सी बात है, जब मैं 5 कार्बन का एल्केन लेता हूं और 6 कार्बन का एल्केन लेता हूं, तो 5 कार्बन के एल्केन में रिपल्शन हुए, फर्स्ट और लास्ट एक ही साइड है पैकिंग में। हाउ विल दे फिट इनटू अ क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि यहां एक दूसरे के अपोजिट होने से रिपल्शन लीस्ट हो गए। तो जब इवन और ओड में कंपेयर होगा ना एमपी का, तो इवन वालों के, इवन नंबर ऑफ कार्बन वालों के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा मिलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स हैविंग odd number of carbons, melting point of the alkanes having the odd number of carbons, वो आपको मिलता है कम। जबकि अगर मैं इवन की बात करूं, प्रिंटिंग मिस्टेक आई जाती है सब जगह पर, तो जिनमें इवन है उनका ज्यादा है, बीपी डिक्रीज करेगा ब्रांचेस बढ़ने के साथ साथ। एन पेंटेन लिक्विड है, सोचने की बात, जबकि उसी का जो नियोपेंटेन बनता है, क्लियर ना, वो गैस है, तो ब्रांचिंग बढ़ गई और सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया। 1 से 4 बता ही दिया था आपको, 5 से 17 लिक्विड हो गया, 18 और उससे ऊपर सॉलिड लाइक वैक्स हो गए हैं। एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, तो इसीलिए पानी पर ये तैरते रहते हैं, इसीलिए पानी पर ये तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं ना। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो एक ही मैकेनिज्म से चलती है जिसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है, तो एल्केन्स को प्रॉपरली कवर करना हो तो एक बार प्रिपरेशन मेथड्स को ध्यान से देख लें, देन आफ्टर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगली क्लास से मिलते हैं। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आ जाएगा।